दोस्तों, पहले तो राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे दोस्तों को, और जो बहनें हैं उनके लिए हार्दिक प्यार। आज का वीडियो ऐसा है कि क्या उद्धव ठाकरे और अजीत पवार एक ही बोल सकते प्लेटफॉर्म पे हैं? क्या दोनों की स्थिति अपने अपने जो महागठबंधन है उसके अंदर एक ही है? क्योंकि ये सारे चीज़ों के एनालिसिस करने के बाद और बारीकी से अध्ययन करने के बाद ये लगता है कि उद्धव ठाकरे वैसे ही लायबिलिटी बन चुके हैं अपने गठबंधन के लिए, जिस तरह से अजीत पवार महायुति के लिए बन चुके हैं। मैं जब ये बात बोल रहा हूं तो इसके संदर्भ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इस बात को साबित करती है कि अजीत पवार और उद्धव ठाकरे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और खड़े भी हैं कंफ्यूज होकर कि कौन सा ट्रेन पकड़ना है और किधर जाना है। विडंबना ही है उनके साथ। पहले अजीत पवार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अजीत पवार जब 2024 के चुनाव लोकसभा का हुआ था उसके पहले उनकी ताकत या उनका परफॉर्मेंस पता नहीं था कि लोकसभा के चुनाव में उनके जो गठबंधन को उनका कितना कारगर साबित होगा, गठबंधन में उनकी हिस्सेदारी या उनका परफॉर्मेंस कितनी कारगर होगी, वो कितना हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं अपने गठबंधन को। लेकिन जब 2024 का रिजल्ट आया तो आपके सामने रिजल्ट का परफॉर्मेंस पता है। सिर्फ एक सीट अजीत पवार जीत पाए, और उसके बाद क्योंकि पहले जब वो आए थे तो पूरा का पूरा पार्टी लेकर आए थे, करीब करीब 90% लोग उनके साथ चले आए थे। तो अजीत पवार को एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी मिला, और रियल चुनाव जो एनसीपी जो है पार्टी, उनका अधिकार भी उनको मिला। उस समय उनके पास इतनी ताकत थी कि वो अपने तरीके से सीट भी लिए, और उनके पावर के बारे में, शक्ति के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन अब शक्ति ट्राइड एंड टेस्टेड है, रिजल्ट आपके सामने है, और रिजल्ट में वो औंधे मुंह गिरे, और जो उनके गठबंधन के लोग, एनडीए के या बीजेपी हो या शिंदे साहब की शिवसेना, जिन्होंने इस पर विश्वास करके उनको अपने पार्टी के साथ लाए थे या वो अपने पार्टी में इनके साथ गठबंधन में आए थे, उनको बहुत ही धक्का लगा। और अब जब असेंबली का चुनाव होने वाला है तब उनको लगने लगा कि अजीत पवार लायबिलिटी बन चुके हैं। उनके जो आप देख रहे होंगे अभी का जो उनका बयान अजीत पवार का भी आ रहा है कि अपनी बहन सुप्रिया सुले के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो तरह तरह का बयान, और जो सियासी गलियारों से जो खबरें आ रही है वो पता लग रहा है कि बहाना ढूंढ रहे हैं बीजेपी वाले और शिंदे साहब की एनसीपी, कैसे अजीत पवार की जो एनसीपी है अपने आप चला जाए, कि वो बोलते हैं ना कि बिल्ली के गली में घंटी कौन बांधेगा, उससे बच जाएंगे। अब आते हैं सेम जो कंडीशन है वो उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे 2013 से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 2013 में ही बहुत मुश्किल से वो उनकी पार्टी, जब बाला साहब थे तब भी उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पे, मतलब बोल सकते सहमत हुई कि पार्टी में चुनाव 2014 का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, तब भी उन्होंने अकेले चुनाव गए असेंबली सीट में अकेले लड़ने के लिए, जिसमें आपको पता है कि कितना सीट आया, उसमें भी बीजेपी को अच्छा परफॉर्मेंस मिला, और जो उद्धव ठाकरे हैं उनको 50 के आसपास, 56 या 55 के पास, करेक्ट कीजिएगा आप लोग, उस पर आकर सिमट कर आ गए। उस समय की खबरें आने लगी कि एनसीपी जो है बीजेपी के साथ जा सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से बीजेपी 120-22 के करीब थी मेरे ख्याल से, तो एनसीपी जा सकती है। अब उस समय बहुत ही पैनिक मूड में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उन्होंने गठबंधन तभी पूरा शिवसेना एक साथ था, उन्होंने पूरी तरह से जाके उनके साथ मिलकर सरकार बनाया। लेकिन बोलते हैं ना कि अंदर से जब आपका दिल टूट चुका हो, अंदर से दरार हो, तो कितना दिन तक चलेगा। हर जो आदमी की इच्छा हो कि मुझे वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और जिनके अंदर ही एक इच्छा हो
तो कब तक उस चीज को दबा के रखोगे? बंदा इंतजार करता है अपने चांस का। जब 2019 का चुनाव आया सामने और साथ में लड़े, उस समय 105 सीट आई थी बीजेपी की, और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको 55-56 सीट आई थी। जरा उसमें गलती कर गया, मैं फंबल कर गया। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 120 के आसपास सीट आई थी और दोनों मिलकर साथ में लड़े थे। लेकिन 2019 का जो चुनाव था, दोनों अलग अलग हुए और अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ा। चारों पार्टियों ने, एनसीपी, कांग्रेस, सारे लोगों ने। उस समय बीजेपी को 105 सीट आई। अब गठबंधन को देखा जाए, शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन था उसको बहुमत मिला। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को लगा कि नहीं, अब ये सही मौका है, और वो गठबंधन अपने मुख्यमंत्री के बनने के लिए वो उन्होंने, अब जो भी वजह है कि उन्होंने बोला, बीजेपी कुछ और बोल रही है कि ऐसा कोई तय नहीं हुआ था आपस में, और वो बोल रहे थे कि नहीं, मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए तय हुआ था। तो ये तो दोनों आदमी जानते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने महाअघाड़ी गठबंधन बनाया कांग्रेस एनसीपी के साथ, वो मुख्यमंत्री बन गए। बाद में शिवसेना टूट गई, उसमें शिंदे साहब की एक अलग शिवसेना हो गई और उद्धव ठाकरे की एक अलग शिवसेना हो गई। सेम ऐसे ही एनसीपी के साथ भी हुआ। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव के बाद, 2024 का चुनाव के बाद, अब असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। अब ये भी उद्धव ठाकरे की जो परफॉर्मेंस है वो ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया। जो 2024 में लोकसभा के बार्गेनिंग करके जो सीट पाए थे, मैं पहले भी बोला है, वो सीट उन्होंने 2019 के प्रदर्शन के लिहाज से कांग्रेस ने और एनसीपी ने रिस्पेक्ट करके दिया। लेकिन 2024 का रिजल्ट बताता है कि जो कांग्रेस और एनसीपी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने अपने 90% अगर देखा जाए तो सीट जीत लिए, जिसकी वजह से अब वो नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे के नाम पे और जो उनका पहले का परफॉर्मेंस के हिसाब से वो बार्गेनिंग करके सीट ले लें, तो वो अब कांग्रेस पार्टी और शरद पवार तैयार नहीं है। इसके लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली गए, दिल्ली में चारों तरफ से मिल के आए, बगैर शरद पवार से मिले। क्योंकि पहले क्या होता था कि शरद पवार के थ्रू बात करते थे, लेकिन पहली बार हुआ कि उस शरद पवार को छोड़ के और खुद से मिलने गए। डायरेक्ट लिंक बनाने का प्रयास किया। बाद में ये भी खबर आई कि वो शरद पवार से भी मिले, लेकिन जो वो चाहते थे वो दाल गली नहीं। क्योंकि जो एनसीपी है और कांग्रेस, वो तैयार नहीं है अपने चुनाव के पहले किसी को भी सीएम कैंडिडेट घोषित करने का। वो लोग चाहते हैं कि इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पार्टी के जो कोर वोटर हैं उससे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और कोर वोटर जो हैं वो छोड़ देंगे, जिसकी वजह से उनको हानि होगा। और उद्धव ठाकरे अब ऐसा हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरह भी सीएम कैंडिडेट घोषित हो। भले वो कह रहे हैं एक नया फॉर्मूला लेके आए कि एनसीपी का भी हो सीएम या कांग्रेस का भी हो, तो मैं सबको दिल से सपोर्ट करूंगा, उसमें कोई आपस में मनमुटाव नहीं रहेगा। सीएम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सीएम का पद। मैं कोई भी व्यक्ति सीएम के लिए आए, चाहे कांग्रेस की तरफ से आए चाहे एनसीपी की तरफ से, मैं उनको खुले दिल से सपोर्ट करूंगा। लेकिन कांग्रेस से चाहती नहीं। अब उद्धव ठाकरे ये बोलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बात क्लियर हो, उसके बाद वो हो सकता है उनका अगला स्टेप हो कि वो क्या करें। क्योंकि अभी वो बीजेपी में तो जा नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं और बीजेपी अब वो तवज्जो नहीं देगी जो कि उद्धव ठाकरे अब वो तवज्जो चाहते हैं जो 2019 के पहले था। क्योंकि अभी देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है महाअघाड़ी से बहुत आगे निकल चुके हैं, महाअघाड़ी में गठबंधन करके काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो अब उनके पास बीजेपी का शिवसेना ऑलरेडी शिंदे साहब है, उनका परफॉर्मेंस भी 2024 के चुनाव में अच्छा रहा है, तो वो वहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। और ये बात एनसीपी और कांग्रेस भी जानती है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए ऑप्शंस बहुत कम बचे हुए हैं। वो अब महायुति के साथ तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, और अब वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में भी नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस और एनसीपी और दबाव बनाएगी, और उद्धव ठाकरे को भी लगने लगा है कि उनको ये दबाव, मतलब ये जो उनका परफॉर्मेंस है, जो पहले वो प्रयास किए कि सीएम के कैंडिडेट होना चाहिए, बहुत पॉपुलर फेस हैं, इस तरह के वो नैरेटिव बनाने के प्रयास किए, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उसमें फेल हो रहे हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि
जो भी सीएम का फेस हो, उन्होंने बोला कि वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़ी पार्टी है उन्हीं को, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब 2019 वाली स्थिति नहीं है। अब जो है उनको जो सीट देंगे वो उनके जीत के विक्ट्री के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से देंगे। तो कांग्रेस और एनसीपी 100 से ऊपर सीटों पर लड़ेगी और बाकी सीट इनको मिलेगी, ऐसा उनको भी लगने लगा है। इसलिए वो नया चीज बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी को कम सीट मिले, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता इस तरह के लॉजिक पे कि उसी को मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी अब उनको लगने लगा है कि इनके लिए अब उद्धव ठाकरे एक लायबिलिटी बन चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि उद्धव ठाकरे की जितनी भी सीटें आई वो कांग्रेस और एनसीपी के कोर वोटर्स हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट आया उसके बाद जो एनालिसिस हुआ तो उसमें से केवल शिवसेना के कोर वोटर जो होते हैं उसमें से केवल 4 से 4.5% वोट ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना ले पाई। बाकी वो जितने भी वोट्स हैं वो एनसीपी और कांग्रेस का है। तो उनको भी पता है कि इससे उनके जो वोटर हैं वो नाराज हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे के मातोश्री के सामने मुस्लिम वोटर हैं वो काफ़ी प्रदर्शन कर रहे थे। तो उनको लग रहा है कि ये लायबिलिटी बन चुके हैं। अब इनको ज़्यादा अगर सीट देंगे, जैसे कि सांगली में हुआ, उनको सीट मिला वो और कांग्रेस का ही बंदा वहाँ से जीता और शिवसेना हार गई जो उद्धव ठाकरे की। तो उनको लग रहा है कि ज़्यादा सीट दे के ना अपने अगर हार जाएंगे तो, क्योंकि जो वोटर हैं जो कांग्रेस एनसीपी का वो तो उन्हीं को वोट देगा, उनके चक्कर में अगर थोड़ा बहुत भी देगा उनको तो वो सीट वो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने जो शिवसेना के कोर वोटर है उसको संगठित करने में या खींचने में असमर्थ है, या उसमें बोल सकते हैं कि वो सफल नहीं हो पा रही है। तो सब मिला जुला के देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की स्थिति जो है इस समय महाराष्ट्र में पूरी की पूरी अजीत पवार की है, क्योंकि कांग्रेस भी वैसे ही तवज्जो दे रही है कि शायद अपने से चले जाए तो बेटर है, क्योंकि उनके जाने से बीजेपी के साथ नहीं अकेले लड़ेंगे तो केवल वो बीजेपी का वोट काट सकते हैं, वो कांग्रेस और एनसीपी का वोट नहीं काटेंगे, क्योंकि शिवसेना का और बीजेपी का कोर वोट एक ही है करीब करीब, लेकिन एनसीपी का और जो कांग्रेस का वोट है वो बिल्कुल बीजेपी और शिवसेना से अलग है। इसीलिए केवल 4% शिवसेना का वोट मिला, लेकिन ज़्यादातर जो वोट है वो एनसीपी और शिवसेना का, जो एनसीपी और कांग्रेस का वोट है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिला। तो उनको लग रहा है कि ये जो है अगर उद्धव ठाकरे चले गए अपने आप तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा आकलन है। जैसे अजीत पवार को भी बीजेपी ऐसे ही लग रहा है कि अजीत पवार अपने आप चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग अब अजीत पवार को आपको सीट भी देना पड़ेगा और वो अगर उनका परफॉर्मेंस इस तरह रहा तो उनको नुकसान ही होने वाला है। तो ये सारे चीज़ें हैं वो चल रहा है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बीजेपी ने जानबूझकर, मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए, क्योंकि जो जितने अंदर से खबरें आ रही तो उनके पास भी जा रही होगी, जिस तरह से खबरें चल रही हैं, जिस तरह से बोल सकते हैं कि एक बेचैनी चल रही है दोनों गठबंधन में, उसका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए इस चुनाव का साथ, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव, उसके साथ महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।